नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। जिले में 1 मई से वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन पद्धति पर अमल करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब जिले में शामिल 14 तहसीलों के किसी गांव व मौजे के 10 पंजीयन जिले के किसी भी खरीदी बिक्री तथा मुद्रांक व पंजीयन कार्यालय में किया जा सकेगा। बता दें कि सरकार के 100 दिवसीय कृति कार्यक्रम में वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन की घोषणा भी की गई थी। साथ ही सीएम फडणवीस ने इस पर 1 मई से अमल किए जाने का निर्देश जारी किया था, जिसके चलते राज्य के पंजीयन महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे ने युद्ध स्तर पर यंत्रणा को गतिमान करते हुए एक जिला एक पंजीयन उपक्रम को 1 मई से अमरावती जिले में लागू कर दिया है, जिसके लिए सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने के चलते अब एक जिले में शामिल किसी भी तहसील के किसी भी गांव अथवा मौजे के 10 का जिले के किसी भी पंजीयन कार्यालय में पंजीयन कराया जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा जाति न्याय जनगणना किए जाने का निर्णय घोषित किए जाते ही कांग्रेस ने इसका श्रेय लेते हुए इसे अपने द्वारा किए गए प्रयासों व संघर्षों की जीत बताया है। अमरावती शहर में कांग्रेस नेताओं ने जाति न्याय जनगणना के फैसले का श्रेय कांग्रेस नेता व लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देते हुए जमकर बैनरबाजी करनी शुरू की है, जिसके तहत जिले के सांसद बलवंत वानखड़े एवं पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बहुजनों की जीत कांग्रेस का संघर्ष से लिखे हुए बैनर व पोस्टर लगवाए हैं। किसानों को कर्ज माफी दिए जाने के मुद्दे पर प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कडू ने एक बार फिर आक्रामक रूप अपनाते हुए अगले माह में तीव्र आंदोलन की घोषणा की है। डीसीएम टू सीएम आंदोलन की घोषणा करते हुए पूर्व विधायक बच्चू कडू ने बताया कि वे आगामी 2 जून को बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार के घर के सामने बजट वचन आंदोलन करते हुए डिप्टी सीएम अजित पवार को कर्ज माफी की याद दिलाएंगे और बारामती से शुरू होने वाले आंदोलन का समापन नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर के सामने किया जाएगा। इस आंदोलन के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया गया कि डिप्टी सीएम अजित पवार के घर के सामने आंदोलन के बाद बच्चू कडू अगले विविध चरणों के तहत पंकजा मुंडे, बाला साहब पाटिल व संजय राठौड़ के घर के सामने आंदोलन करेंगे तथा सबसे अंत में नागपुर स्थित सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर के सामने आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा 7 जुलाई से गुरुकुंज मुजरी अथवा अपने जन्म गांव कुरलपुरना में आमरण अनशन भी वे करेंगे। इस समय मौसम बेहद अजीब की तरह आंखमोचौली खेल रहा है, जिसके तहत जहां एक और हल्का बदरीला वातावरण रहने के चलते बेमौसम बारिश होने की संभावना बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी जमकर कहर ढा रही है। ऐसे में तेज धूप, गर्मी व उमस की वजह से लोग बाग अच्छे खासे हैरान हो चले हैं। आज अमरावती शहर सहित जिले में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कल की तुलना में थोड़ा अधिक रहा, जिसकी वजह से आज धूप की तपिश थोड़ी अधिक रही। चिकित्सा और दंत महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवश्यक नीट में पिछले साल उजागर हुई कथित भयंकर गलतियों और कथित रूप से पर्चा लीक होने की घटना से सतर्क राष्ट्रीय टेस्ट एजेंसी एनटीए ने स्थानीय सेंटर को इस बार मीडिया से बड़ी दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी व कर्मचारी बिल्कुल मौन रहकर अपनी तैयारियों में जुटे हैं। कितने सेंटर, कितने विद्यार्थी, इस बारे में भी जानकारी देने से कतरा रहे हैं। हालांकि अमरावती मंडल ने पता किया है कि शहर की अग्रणी शिक्षा संस्थाओं सहित कॉलेज और शालाओं सहित 14 सेंटर पर 3300 छात्र छात्राएं कल रविवार 4 मई को डॉक्टर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण परीक्षा देंगे। राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के उपाध्यक्ष तथा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि मोदी सरकार के राज में केंद्र से लेकर राज्यों तक खेल सुविधाएं बढ़ी है, जिसके तहत बड़ी संख्या में बच्चे और युवा खेलों की ओर आकर्षित हुए हैं, जिससे खेल क्षेत्र की काया पलट हुई है। इससे देश को मेडल प्राप्त हो रहे हैं और बच्चों के करियर बन रहे हैं। हरियाणा ने हमेशा ही खेलों को प्रोत्साहन दिया है। पंवार आज दोपहर नागपुर रोड के मणिरत्न रिसोर्ट में अमरावती मंडल से विशेष बातचीत कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि पंवार का शहर के गाड़गे बाबा समाधि मंदिर मैदान पर आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा हेतु विशेष आगमन हुआ है। लगातार बच्चों के भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं जी, काम नहीं कर रहे हैं हम देश के लिए मेडल भी ला कर देते। जिस प्रकार से एशियाड चाइना में हुआ तो हिंदुस्तान को हमारी बेटियों ने गोल्ड ला कर दिया जी। इसी प्रकार से अभी ईरान में एशियन चैम्पियनशिप हुई, उसमें हिंदुस्तान को गोल्ड आया। तो इसी प्रकार से जो भी
जब भी कोई एशियाड एशियन होते तो हिंदुस्तान के हमारे बेटे बेटियां हिंदुस्तान के लिए गोल्ड लेकर आते हैं। और इससे ज़्यादा बारीकी से हम कबड्डी को कैसे प्रमोट करें, सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप कराते हैं जी, फिर स्टेट चैम्पियनशिप कराते हैं, फिर नेशनल चैम्पियनशिप कराते हैं। उसके बाद हमारा जिस प्रकार से आज हमने आपके आयोजन किया है, तो लगातार हमारे एसोसिएशन इस प्रकार से काम करती है। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत ने दावा किया कि भारतीय देशज खेल कबड्डी बड़ी तीव्रता से यूरोप सहित विदेशों में पॉपुलर हो रहा है। वहां आयोजित कबड्डी स्पर्धाओं को बढ़िया प्रोत्साहन मिला है। फिर वह नीदरलैंड रहे या अर्जेंटीना अथवा अफ्रीका फेडरेशन कप कबड्डी स्पर्धा हेतु राजस्थान से अमरावती पधारे तेजस्वी गहलोत आज दोपहर अमरावती मंडल से खास चर्चा कर रहे थे। उनके पिता जनार्दन सिंह गहलोत को समस्त देश कबड्डी का पुरोधा मानता है। प्रत्येक कबड्डी खिलाड़ी और खेल से जुड़ा व्यक्ति आदरपूर्वक जनार्दन सिंह गहलोत का नाम लेता है। अब पिता का कार्य पुत्र तेजस्वी आगे बढ़ा रहे हैं। अफ्रीका के अंदर हमने एक चैंपियनशिप करी जिसमें कीनिया, युगांडा, ज़ैंज़िबार, वी हैव 8 to 10 कंट्रीज इन अफ्रीका जी। साउथ अमेरिका के अंदर भी अर्जेंटीना, कोलंबिया। हमें कबड्डी हर एक कॉन्टिनेंट में सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक कबड्डी ओलंपिक्स में नहीं पहुंच पाएगी। और ये सिर्फ एशिया का गेम नहीं रहना चाहिए कि भाई 20-25 देश एशिया के खेल रहे हैं, वो तो खेल ही रहे हैं, बट हमने ऑलरेडी इसके लिए पूरे देश के अंदर हर जगह कॉन्टिनेंट वाइज कर रहे हैं। और इसके अंदर हम ये काम नहीं करते कि सिर्फ कबड्डी के वहाँ पे फेडरेशन बना रहे हैं, कबड्डी को ओलंपिक मोमेंट के साथ कंबाइन करते हैं। जैसे कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ आज एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, तो बाहर की देश की जितनी भी ओलंपिक एसोसिएशंस हैं वो कबड्डी एसोसिएशंस की मान्यता प्राप्त हो। सो इस तरह से काम करते हैं जिससे कि हमारे ओलंपिक मोमेंट में हमें इजी मिले। और मनसुख मांडविया जी और पूरी गवर्नमेंट हमें इस बात का सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि कबड्डी आगे बढ़े और ओलंपिक्स तक पहुंचे। 2030 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स जो भारत सरकार ने जिसकी मेजबानी दी है, हम ट्राई करेंगे कि कॉमनवेल्थ एंड देन ओलंपिक्स कबड्डी विल बी इंक्लूडेड। क्रेडाई महाराष्ट्र के अध्यक्ष प्रफुल्ल तावरे ने अमरावती के भवन निर्माताओं और लोगों से अपील की है कि वे अपने जनप्रतिनिधि पर विश्वास रखें, उनसे शहर विकास और हित में काम करवाना सीखे। बारामती से अधिक सुविधाएं रहने पर भी आज अमरावती विकास की डगर पर पीछे है। अपने जनप्रतिनिधित्व को 4 गुना वोटों से विजयी करे तो अमरावती की तरक्की भी गतिमान होगी और चौगुनी होगी। वे गत रात होटल रुद्राक्ष में क्रेडाई अमरावती के पदग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। वो ट्रांसपेरेंट रहे, हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से उसका माल सही होना चाहिए। तो हमारा भी ये उद्देश्य रहना चाहिए कि हम जो चीज़ बना रहे हैं, जो फ्लैट कमर्शियल ब्लॉक बना रहे हैं, जिस कीमत में हम उस ग्राहक को दे रहे हैं उस कीमत की सही चीज़ उसे हमें प्रदान करें। क्योंकि ये सबसे जो रिस्की धंधा है या सबसे अच्छा धंधा है ये हमारा ही है। हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो 50 साल तक रहता है। भवन निर्माता ही किसी भी नगर अथवा शहर के विकास में महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तथा भवन निर्माण से संबंधित सभी शिकायतों का माहिराना से हल करने के लिए क्रेडाई का विशेष पैनल गठित किए जाने की जानकारी महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रफुल्ल तावरे ने की। गत शाम मार्डी रोड के ग्रैंड रुद्राक्ष रिसोर्ट में क्रेडाई अमरावती के पदग्रहण से पूर्व तावरे अमरावती मंडल से बातचीत कर रहे थे। तावरे ने कहा कि बिल्डर्स को साथ देने के लिए संगठन सदैव उनके साथ खड़ा है, तत्पर है, बशर्ते बिल्डर का काम नियमानुसार होना चाहिए। अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल ने क्रेडाई महाराष्ट्र के अध्यक्ष प्रफुल्ल तावरे का सुंदर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। साथ में क्रेडाई अमरावती के वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष राजन पाटिल एवं नीलेश ठाकरे भी उपस्थित थे। नीलेश ठाकरे ने अग्रवाल का तावरे से परिचय अमरावती के बेजोड़ एंटरप्रेन्योर के रूप में करवाया। आगामी 6 मई को स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में प्रहार जनशक्ति पार्टी व प्रहार दिव्यांग क्रांति संस्था द्वारा विभागीय सम्मेलन एवं संताजी धनाजी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के विकास व विस्तार हेतु अमूल्य योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं व पार्टी प्रमुख बच्चू कडू के हाथों सम्मान व सत्कार किया जाएगा। ऐसी जानकारी आज यह बुलाई गई पत्र वार्ता में प्रहार के पदाधिकारी द्वारा दी गई। कुठलाही पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ता याला संमिलित केलेलं नाही। स्वतंत्र यंत्रणा आहे,
पुण्याची एक एजन्सी, त्या एजन्सीला संपूर्णपणे परीक्षणाचं काम दिलेलं आहे. म्हणजे निपक्षपातीपणे योग्य कार्यकर्त्यांना सन्मान झाला पाहिजे. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन पद्धतीने 2 महिन्यातून 16,000 अर्ज आले होते आणि त्या अर्जाची व्यवस्थित छाननी करून त्याचं मूल्यांकन केलं गेलं आणि त्या मूल्यांकनाच्या आधारे प्रत्येक विभागातून सरकारी दराची पुरस्कर्त्याची निवड करण्यात आली आणि त्या विभागामध्ये माननीय बच्चूभाऊंच्या हस्ते स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र आणि एक वृक्ष आणि सोबत पक्षातर्फे पूर्ण फुलाची पाकळी म्हणून भेट अशा पद्धतीने कार्यकर्त्याचा कुटुंबासहित गौरव केला जातो. गोपाल पाटिल अरबड़ की शिवसेना शिंदे गुट जिला प्रमुख पद पर पुनः नियुक्ति किए जाने के पश्चात उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में भेंट व समीक्षा बैठक की शुरुआत कर दी है. उसी के अनुसार 2 मई को स्थानीय शासकीय विश्राम गृह में शिवसेना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था. बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख गोपाल अरबड़ पाटिल ने की तथा प्रमुख अतिथि के तौर पर सहसंपर्क प्रमुख रवि गणोरकर, शिवसेना नेता राजेंद्र गायगोले गुरुजी आदि उपस्थित थे. विदर्भ अमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन, जिला कबड्डी एसोसिएशन व शोध प्रतिष्ठान द्वारा भारतीय कबड्डी महासंघ के सहयोग से अमरावती के गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के सामने स्थित प्रांगण पर आयोजित 4थी फेडरेशन कप महिला व पुरुष कबड्डी स्पर्धा का गत रोज शानदार उद्घाटन होने के साथ ही इस टूर्नामेंट में शामिल कबड्डी संघों के बीच रोमांचक मुकाबले खेले गए. वहीं आज इस आयोजन के दूसरे दिन विविध कबड्डी संघों के बीच 16 रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 8 मुकाबले महिला कबड्डी समूह व 8 मुकाबले पुरुष कबड्डी समूहों के बीच होंगे. बता दें कि 2 से 4 मई के दौरान आयोजित 4थी वरिष्ठ फेडरेशन कप कबड्डी स्पर्धा के पुरुष गट में पूल ए के तहत सर्विसेज उत्तर प्रदेश, हरियाणा व गोवा एवं पूल बी के तहत इंडियन रेलवे, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र व विदर्भ तथा महिला गुट में पूल ए के तहत इंडियन रेलवे, हरियाणा, चंडीगढ़, कर्नाटक व पूल बी के तहत हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ व विदर्भ की टीमों का समावेश किया गया है और सभी टीमों के बीच 2 व 3 मई को लीग मैचेस आयोजित किए गए हैं. इसके बाद कल रविवार 4 मई को आयोजन के अंतिम व तीसरे दिन पहले व दूसरे सेमीफाइनल के बाद महिला व पुरुष गुटों में फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. कबड्डी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता फेडरेशन कप का 3 दिवसीय आयोजन गाड़गेनगर मैदान पर चल रहा है. इसके लिए अमरावती पधारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, IKF के निदेशक तेजस्वी गहलोत, AKFI के अध्यक्ष विभोर जैन, महासचिव जितेंद्र सिंह ठाकुर, बिहार के चेयरमैन कुमार विजय तथा उत्तराखंड कबड्डी के महासचिव चेतन जोशी आदि उपस्थित है. आगामी 8 मई को रेवसा मार्ग पर मालू सिटी स्थित 1 लाख हेक्टेयर फीट जमीन को मालू परिवार द्वारा दान स्वरूप इस्कॉन मंदिर के सुपुर्द किया जाएगा. साथ ही इस्कॉन मंदिर द्वारा इस जमीन पर भव्य मंदिर के निर्माण का उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों भूमि पूजन किया जाएगा, जिसे लेकर तैयार की गई निमंत्रण पत्रिका प्रदान करते हुए मालू परिवार द्वारा कई गणमान्यों को इस भूमि दान व भूमि पूजन समारोह में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया जा रहा है. जिसके तहत मालू इंटरप्राइजेस के संचालक वरुण मालू व प्रज्वल मालू ने इस्कॉन मंदिर के पदाधिकारियों संग राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बुंडे, विधायक रवि राणा व प्रवीण तायडे, पूर्व सांसद नवनीत राणा, पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता, डॉक्टर सुनील देशमुख व प्रवीण कोटे, भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी किरण पातुरकर, कांग्रेस प्रदेश सचिव किशोर बोरकर, कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास सिंगोले, शिवसेना की महिला नेत्री प्रीति बंड व पोटे शिक्षा संस्था के उपाध्यक्ष सुरेश पोटे आदि गणमान्यों को आज बड़े स्नेहपूर्वक इस आयोजन की निमंत्रण पत्रिका प्रदान की तथा उनसे कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अनुरोध किया. शिवधारा द्वारा किए गए सेवा कार्यों को लेकर नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान सम्मानित उनको देकर किया गया. गत 27 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित न्यू महाराष्ट्र सदन में अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर यूथ नेशनल भारत रत्न भारत भूषण अवार्ड 2025 के अवसर पर शिवधारा मिशन फाउंडेशन के सेवा कार्यों को नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया. मनपा अतिक्रमण पथक द्वारा मनपा क्षेत्र में की गई अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई में जब्त किए गए साहित्य हॉकर्स अतिक्रमण धारकों ने दंड भरकर वापस नहीं लिया, जिसकी वजह से मनपा के गोदाम भर गए, जिसमें अब मनपा द्वारा जब्त किए गए साहित्यों की नीलामी करेगी. मनपा के राजापेट स्थित गोदाम में हाथगाड़ी, टपवाली गाड़ी, लोहे के खोखे, लोहे के स्टैंड, पांटेले, लकड़ी के टेबल आदि सहित अन्य साहित्य भरे पड़े हैं, जिसमें अतिक्रमण धारकों ने दंड भरकर अपना साहित्य वापस नहीं लिया
ऐसी जानकारी अतिक्रमण पथक प्रमुख योगेश कोंडले ने दी। स्थानीय फ्रेजरपुरा क्षेत्र अंतर्गत फर्शी स्टॉप के पास स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को तोड़कर उसमें से नगद रकम चुराने का असफल प्रयास किया गया। यह घटना आज सुबह उजागर हुई, जिसकी शिकायत मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की है। इस संदर्भ में फर्शी स्टॉप स्थित एसबीआई के सर्विस मैनेजर प्रशांत सुभाष राव वाटाने द्वारा शिकायत दर्ज करते हुए बताया गया है कि वे आज सुबह जैसे ही अपनी बैंक शाखा में पहुंचे तो उन्होंने एटीएम मशीन के सामने लगे क्यूआरटी लॉक दरवाजे हुड को टूटा हुआ पाया, जिसे देखकर स्पष्ट हुआ कि किसी ने इस एटीएम मशीन को फोड़कर उसमें रखी नगद रकम चुराने का असफल प्रयास किया, जिसके चलते इस एटीएम मशीन का करीब 30,000 रुपये का नुकसान हुआ है। विगत 19 अक्टूबर 2024 को कटौरा रोड स्थित उर्वशी नगर निवासी अशोक बंसोड़ नामक व्यक्ति के बंद घर को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के आभूषण सहित 8,92,000 रुपये का माल चुरा लिया था। मामले की जांच करते हुए गाड़गेनगर के डीबी पथक ने प्रवीण विनायकर अक्केवार नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 6.5 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। चंद्रपुर शहर के रहने वाले चोर को पुलिस ने वर्धा शहर से गिरफ्तार कर लिया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपाल नगर परिसर में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर 25 वर्षीय युवक ने उसके साथ विवाह करने का नाटक किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे उक्त नाबालिग गर्भवती हो गई। इस मामले की जानकारी सामने आते ही राजापेट पुलिस ने आकाश ओंकार केने के खिलाफ दुराचार और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। विगत 30 अप्रैल को अंजनगांव सुरजी की यश कॉलोनी स्थित निर्माणाधीन इमारत की ऊपरी मंजिल पर काम कर रहा अब्दुल नवेद अब्दुल कदीर नामक 30 वर्षीय मजदूर नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हुआ था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 2 मई को इस मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। तायरफेल परिसर स्थित सिद्धार्थ नगर में रहने वाले सूरज गणवीर नामक 35 वर्षीय व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते तैश में आकर अपनी पत्नी अश्विनी गणवीर व महज 3 वर्ष की आयु वाली बच्ची आयशा गणवीर की गला घोटकर हत्या कर दी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी सूरज गणवीर को गिरफ्तार किया। साथ ही दोनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। मामले की जांच जारी है। साथ ही इस हत्याकांड को लेकर क्षेत्र में विभिन्न तरह की चर्चाएं चल रही है। साथ ही इस घटना को लेकर पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। अकोला शहर के बीचों बीच बने उड़ान पुल पर शनिवार को एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई। तेज गति से जा रहे एक्टिवा सवार युवक का वाहन फिसलने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। हेलमेट न पहनना उसकी मौत का कारण बना। मृतक युवक का नाम उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का रहने वाला संतोष वनवासी है। यह अकोला में पानीपुरी की गाड़ी लगाता था और अपने परिवार का पेट भरता था। अकोला शहर के जूना शहर परिसर स्थित पोला चौक इलाके में शुक्रवार 2 मई की देर रात एक पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। चाय पीने के बहाने बुलाकर 2 भाइयों और भाभी ने मिलकर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और इसका इलाज अकोला के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही जूना शहर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल शेख नाजिम का बयान दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। यवतमाल जिले के बेलोरा की जिला परिषद शाला में गुरुवार को सुबह महाराष्ट्र दिन निमित्त ध्वजारोहण के लिए आए मुख्याध्यापक पर 11 लोगों ने हमला कर दिया। करीबन 1 घंटे तक मुख्याध्यापक से मारपीट की गई। पश्चात मुख्याध्यापक की दुपहिया भी जला दी। घटना की जानकारी मिलते ही यवतमाल ग्रामीण पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मुख्याध्यापक को सकुशल छुड़वाया और 11 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जख्मी मुख्याध्यापक का नाम यवतमाल के अशोकनगर निवासी पुरुषोत्तम बालाजी मंडलिक है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वे छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करते थे।